डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। रेलवे विकास के लिंकेज प्रभाव की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आइए हम लोकोमोटिव उद्योग पर विचार करें। भारत प्रतिस्पर्धी रूप से कम कीमत वाले इंजनों का उत्पादन करने में सक्षम था। 1865 और 1941 के बीच उसने केवल 700 लोकोमोटिव का उत्पादन किया, जबकि ब्रिटिश फार्मों को कम से कम भारत में 12,000 इंजनों को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। ब्रिटेन ने भारत की लागत पर प्रभाव का आनंद लिया। हालांकि एकमात्र अपवाद कोयला उद्योग था। चूंकि रेलवे कोयले के प्रमुख उपयोगकर्ता थे, इसलिए रेलवे ने कोयला उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इस तरह के न्यूनतम संबंध इंजीनियरिंग उद्योग भारत के वित्तीय बाजार और श्रम बाजार द्वारा भी महसूस किए गए थे। संक्षेप में, भारतीय अर्थव्यवस्था रेलवे उद्योग, वित्तीय और श्रम बाजारों के पड़ाव से बहुत कम प्रभावित हुई थी। उद्योगों पर रेलवे का प्रभाव एक असंभव आशीर्वाद नहीं था। सबसे पहले दूर के क्षेत्रों में भी एक रेलवे नेटवर्क का निर्माण इसने पारंपरिक स्वदेशी उद्योगों की गिरावट को तेज किया। रेलवे विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्ध्वाधर गति प्रदान करने के बजाय धीरे धीरे इंग्लैंड के कृषि उपनिवेश में बदल गया। बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी की कि सड़क या रेलवे और अन्य संबद्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़क, तार आदि का निर्माण करना दूसरे की पत्नी को सजाने की तरह था। उपरोक्त चर्चा का विषय यह है कि रेलवे ने कभी भी देश की औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ समन्वय नहीं किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने के बजाय इसने वाणिज्यिक क्रांति के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। राष्ट्रवादियों ने बताया कि रेलवे के विस्तार या लोहे और इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन के संदर्भ में रेलवे निर्माण के लाभ और पूंजी निवेश के लिए या तथाकथित पिछड़े और आगे के लिंकेज ब्रिटेन द्वारा और नहीं के द्वारा शुरू किए गए थे। बेशक भारत जीवी जोशी ने टिप्पणी की कि रेलवे पर खर्च ब्रिटिश उद्योगों के लिए एक भारतीय सब्सिडी के रूप में पर पुनर्विचार किया जाना था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रेलवे को उद्योगों के प्रवर्तक के रूप में कभी नहीं सोचा गया था, बल्कि इसके विस्तार से इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति में आसानी होगी और भारत में ब्रिटिश निर्माताओं के विपणन में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे के विस्तार ने निस्संदेह
स्टील की मांग की, रेलवे लाइनों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में इंजन और वैगनों आदि। चूंकि ये देश की आयात सूची में थे, इसलिए भारत में बहुत कम या कोई लिंकेज प्रभाव नहीं थे। इस प्रकार भारतीय रेलवे का तीव्र विस्फोट भारतीय अर्थव्यवस्था के टेक ऑफ के लिए वातावरण बनाने में विफल रहा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रणी क्षेत्र के रूप में विकसित होने में विफल रहा। रेलवे निर्माण ने बहुत ही सीमित पैमाने पर कुछ उद्योगों जैसे इंजीनियरिंग उद्योगों, वित्तीय बाजारों और प्रवासन के माध्यम से श्रम बाजारों को उत्तेजित किया, क्योंकि देश ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले रेलवे निर्माण के लिए आवश्यक अधिकांश इनपुट आयात किए थे। यह सही है कि रेलवे के लिए जरूरी पुर्जों के निर्माण और मरम्मत के लिए रेलवे वर्कशॉप का निर्माण किया गया था, लेकिन वह भी सीमित पैमाने पर ही विकसित किया गया था। शायद कोयला खनन रेलवे के पिछड़ेपन के महत्वपूर्ण मामले के रूप में खड़ा था। फिर से बुनियादी धातु उद्योगों के लिए रेलवे दो विश्व युद्धों के बीच मांग का एक स्रोत के रूप में आया। सबसे क्लासिक उदाहरण स्टील था। हालांकि इस देश में वित्तीय बाजारों का अल्प विकसित और खंडित होना लिंकेज के रूप में कार्य नहीं करता था, लेकिन जहां तक श्रम प्रवास का संबंध था, रेलवे ने न केवल अपने विभिन्न नौकरियों के लिए प्रवासी श्रम को अवशोषित किया, बल्कि शहरों और वृक्षारोपण में श्रम प्रवास के प्रमुख चैनलों को भी सुविधाजनक बनाया। हालांकि डॉक्टर एंसली इस दृष्टिकोण के विरोधी नहीं थे और तर्क दिया कि रेलवे स्वयं द्वारा कुटीर उद्योगों के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन एक ही समय में इसे औद्योगिकरण के मूल्य के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस देश में वित्तीय बाजारों का अल्प विकसित और खंडित होना लिंकेज के रूप में कार्य नहीं करता था, लेकिन जहां तक श्रम प्रवास का संबंध था, रेलवे ने न केवल अपने विभिन्न नौकरियों के लिए प्रवासी श्रम को अवशोषित किया, बल्कि शहरों और वृक्षारोपण में श्रम प्रवास के प्रमुख चैनलों को भी सुविधाजनक बनाया। स्टॉप।